मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, हौसला मतहार गिरकर ओ मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं। मैं आनंद कुमार सिंह आप सभी का निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी की पूर्व में मांग थी और हम लोगों ने उस मांग को देखते हुए दिल्ली और प्रयागराज के सभी विषय विशेषज्ञों को एक मंच पर ला करके एक नए तरीके से एक परिष्कृत टीम के साथ हम लोगों ने एक चैनल प्रारंभ किया जो निर्माण आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाएगा। और मैं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि है समय नदी की वह धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो जब बात विषय की आती है तो इतिहास बनाने के लिए जिस चीज की व्यक्ति को सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो चीज होती है श्रद्धा और विश्वास। हमारे रामचरितमानस में कहा गया है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धा स्वंतः स्थमेश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम किसी की उंगली पकड़ करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जो है उसके हाथ सफलता ही आती है। क्योंकि सफलता के लिए एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो होता है व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की एक उत्कट जिजीविसा। और जब तक व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की एक उत्कट जिजीविसा नहीं होगी तब तक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेगा, इसकी संभावना कम होती है। देखिए, किसी विद्वान ने कहा है कि जिस दिन से हम चले हैं मंजिल पे नजर है लेकिन निगाहों ने मील का पत्थर नहीं देखा, तो आप अपने उस मील के पत्थर को आपके सामने रखिए और बस इन सभी उद्देश्यों को साथ में लेकर के हमने एक ऐसी टीम को आमंत्रित किया है जो आपके सपनों को सही रूप देने के उद्देश्य से निर्माण आईएएस एकेडमी में एक साथ आपके सामने आपसे रूबरू हो रहे हैं। और उसमें जिस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के सफलता में जिस चीज का सर्वाधिक योगदान है और वह विषय राजनीति के नाम से जाना जाता है। तो राजनीति के बिना व्यक्ति और व्यक्ति के बिना राजनीति दोनों क्रमशः अधूरे से नजर आते हैं। तो मैं इस श्रृंखला में जिस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आपसे रूबरू करना चाहता हूं वो दिल्ली और प्रयागराज में राजनीति विज्ञान के एक मूर्धन्य विद्वान के नाम से जाने जाते हैं। लोग उनको आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे से आईडी पूछते हैं और वह तो स्वयं राजनीति विज्ञान की आईडी बनकर के आपके सामने आ रहे हैं। प्लीज कम मिस्टर आईडी सर। वेलकम सर। थैंक्स सर, परिचय कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, सिविल की बात आती है, सिविल की, तो सिविल में जैसे आप लोग सभी देखते हैं कि मेन होता है सफलता, एक गोल, सफलता, सक्सेस की बात आती है सिविल पर। तो सिविल में मेन प्रश्न बनता है सफलता कैसे अर्जित किया जाए, कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए जहां पर हमको सफलता अर्जित हो सके और किसी भी प्रकार का आपको निराशा का वातावरण उत्पन्न नहीं हो जाना चाहिए कंपटीशन के फील्ड में आते समय। तो सबसे पहले हमको यहां पर यह ध्यान देना होगा कि जब हम इस सिविल के फील्ड में आते हैं तो एकेडमिक बैकग्राउंड से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं और किस विषय से आपने किया है और कौन सा आपका परसेंटेज है। इससे आईएएस से या सिविल से कोई मतलब नहीं होता। मतलब यह होता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, आप किस बैकग्राउंड से, इससे मतलब नहीं है। तो हमको सीधा सीधा मतलब क्या है कि हम इस फील्ड में आते हैं तो उसकी क्राइटेरिया को हम पूरा करें, यही होता है आईएएस या संघ लोक सेवा आयोग की डिमांड। अब वो क्राइटेरिया क्या है?
अब आप देखते होंगे बदलते हुए पैटर्न पर, तो आप देखे होंगे पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज कोई एजुकेशन दिया जा रहा है, और एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो हम लोग बदलते हुए पैटर्न या बदलते हुए वातावरण के साथ हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीकी के साथ ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं, और जो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सिविल होगा, अन्य से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट क्या होगा, सिविल, आईएएस और पीसीएस। इसके अलावा इस पर कुछ भी चर्चा नहीं की जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सिविल होगा। तो सिविल में हम उतरने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, तो ऐसा नहीं है जैसे आप देखते होंगे कि लोगों का इंटरव्यू आता है 10 घंटा 12 घंटा स्टडी। ये सब 10-12 घंटा की स्टडी का कुछ मतलब नहीं होता। हमको एक संतुलित स्टडी करनी है, 7-8 घंटे की ही स्टडी करना है, और वो भी रात में स्टडी नहीं करना है। ये भी सिविल का एक होता है प्लस पॉइंट कि आप स्टडी आपको फ्री होकर के करना है, दबाव में नहीं करना है। सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, मतलब यदि आप सफलता लेना चाहते हैं तो आप पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो हमारी स्टडी शुरू होती है सुबह। जितने जल्दी हम सुबह जगेंगे, जितने जल्दी हम पढ़ने बैठेंगे, वही हमारी स्टडी है। और दिन में ही स्टडी की जानी चाहिए सिविल के कैंडिडेट को। रात का कोई मतलब नहीं। आप 6-7 घंटे अच्छी नींद लें और स्टडी आप दिन में ही करें। फिर इसके साथ साथ यहां पर होता है कि जब आप सिविल के क्षेत्र में आते हैं तो सबसे ज्यादा रोल आ जाता है आपका जीएस के पॉइंट को। आप देखे होंगे स्टूडेंट जीएस को लेकर के एक र्यूमर फैलाया हुआ है। तो र्यूमर की समस्या नहीं है, यहां आपको जीएस पर वर्क करना है। जीएस पर वर्क करने के लिए बहुत सीधा सीधा आप बात करते हैं। जैसे आप हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए, या फिर ज्योग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स। तो इसमें जो आपको प्रश्नों के नेचर को देखना होगा कि बदलते हुए पैटर्न या में क्वेश्चन का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, और यह नेचर प्रकृति आपको कहां पर उपलब्ध होगी। तो जो पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न बैंक हैं, आप उस प्रश्न बैंक को, चाहे वह मेंस का प्रश्न बैंक हो, चाहे वह प्रीलिम्स का प्रश्न बैंक हो, आप प्रश्न बैंक को बार बार देखें। इससे आपको सिविल का बदलता हुआ पैटर्न और प्रकृति का पता चलेगा। जब आप उसको देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे। आप उल जलूल को ना पढ़ें, बस एकदम नपा तुला। दूसरी चीज सिविल की जब आप बात करते हैं तो सिविल टू द पॉइंट की बात करता है, भूमिका बनाने की बात नहीं करता है। जितना उत्तर प्रश्न पूछा जा रहा है आपको संतुलित उत्तर लिखना है। यदि आप भूमिका बांटते हैं, इधर उधर की कहानी बनाते हैं, तो आपका मेंस तो आपके अनुसार अच्छा गया है, लेकिन आपको नंबर गेन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप आंसर लिखें तो जितना पूछा जा रहा है सोच समझ करके ही आंसर लिखें। फिर इस फील्ड में रहने के लिए आपको जुनून की आवश्यकता होती है, एक जोश की आवश्यकता होती है। जो आपने गोल डिसाइड किया है, लक्ष्य डिसाइड किया है, उस पर अडिग रहने की आवश्यकता होती है। और माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, माइंड को मेकअप करना पड़ता है। इधर उधर भागने की बात नहीं होती है। अगर आपको असफलता दिख रही है तो उस परिस्थिति में आप 2 प्रकार की प्लान बना ले, प्लान ए, प्लान बी। पहले आप प्लान ए पर काम करें, 3 वर्ष तक हमको सिविल पर काम करना है, 4 वर्ष तक सिविल पर काम करना है। यदि हम यहां से असफल होंगे तभी हम प्लान बी पर काम करेंगे। यह होता है तरीका आपको सफल होने का। ऐसा नहीं है कि आप सिविल के कैंडिडेट हैं, उसमें आप वनडे भी एग्जाम दे रहे हैं, सिविल भी एग्जाम दे रहे हैं, फिर नेट जेआरएफ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप प्लान को डिसाइड कर ले बैठ करके कि हमको जो आने वाला 4 चांस है, 5 चांस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल हो देंगे। यदि हम सफल होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अन्य विकल्प पर बात करेंगे। एक साथ 2 लेकर के आप विकल्प नहीं चल सकते, ये असफलता का घोतक है। इसी नाते आप देखते होंगे कि जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि उनका टारगेट फिक्स नहीं है, गोल नहीं फिक्स है। वह जो है रेलवे भी दे रहे हैं, वनडे भी दे रहे हैं, फिर टीजी टीपीजी नेट जेआरएफ भी दे रहे हैं। तो समस्या यहीं पर खड़ी है, क्योंकि मन का भटकाव हो जाता है। जब आप अपने गोल को डिसाइड कर लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टारगेट पर फोकस करना है। फिर इसके साथ साथ आपको हमेशा माइंड मेकअप करना है। हम चाहे जो भी परिस्थितियां हो जाएं,
हम जो है इसी का ही एग्जाम देंगे, इसी के लिए ही हम आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको हमेशा सफल होने के लिए कंफर्ट जोन से निकल करके अनकंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। आपको अनकंफर्ट जोन में आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अनकंफर्ट जोन में आएंगे तभी आपकी योग्यता की परख होगी। और हर व्यक्ति कंफर्ट जोन में अपने आप को तो योग्य मानता ही है, लेकिन सिविल क्या एक अनकंफर्ट जोन है। यहां पर आएंगे तभी आपकी योग्यता की बात होगी। जैसे हम एक कहानी आपके शेयर करना चाहते हैं, एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप स्टोरी को समझें और उसके बाद तब आप उसका आनंद उठाएंगे। एक राजा को एक व्यक्ति ने 2 बाज दिया, और वह 2 बाज जो है बहुत अच्छे सुंदर भी थे और अच्छी प्रजाति के थे। तो राजा ने यह सोचा कि इन 2 बाज का, पक्षी का हम युद्ध नीतियों के रूप में उपयोग करेंगे, मैसेंजर के रूप में उपयोग करेंगे। इसलिए उनको ट्रेनिंग देना शुरू हो गया। तो जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे थे उसमें एक बाज तो सारी कलाओं में पारंगत हो गया, लेकिन एक बाज उड़ ही नहीं रहा था। राजा परेशान हो गए कि इसको कैसे उड़ाया जाए, तो दूसरे ट्रेनर को बुलाया गया। तो दूसरा ट्रेनर ने क्या किया, एकदम सिंपल से किया कि जिस डाल पर बाज बैठा था उसी डाल को दूसरे ट्रेनर ने क्या कर दिया, काट दिया। तो जब डाल को कट गई तो बाज के सामने कोई अन्य विकल्प ही नहीं था, सिर्फ एक विकल्प था, उड़ान भरना। इसलिए जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है, तब हम अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हैं। तो जब हम सारे विकल्प को छोड़कर सिर्फ एक विकल्प पर अपना टारगेट करते हैं, तब हमारे एनर्जी का पूरी तरह से उपयोग होता है। और यदि हम कई प्रकार के जो प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो हमारे एनर्जी का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए हमको पूरी तरह से अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर आपको केंद्रित रहना है और अपने आप को, माइंड को सेट करना है। सोशल मीडिया से भी दूर रहना है, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इधर से उधर कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी करना चाहिए। जो लोग आपके, जब आप इस फील्ड में आएंगे तो कई लोग आपको होपलेस भी करेंगे, तरह तरह के कमेंट भी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आप इतिहास बदलने जा रहे हैं, आप कुछ नया करने जा रहे हैं, इसलिए तरह तरीके के कमेंट किया जाएगा। लेकिन आपको वहां डरने नहीं है। जब आप कमेंट करना लोग शुरू कर दे तब आप समझ जाइए कि बस सफलता निश्चित है। और जैसे ही आप सफल होंगे, जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं सबसे पहले वही लोग आपको बधाई देंगे। ये आपने देखा होगा कि जितने भी सफल कैंडिडेट हैं सबसे पहले बधाई कौन देता है, वही लोग बधाई देने वाले मिलेंगे। तो आपको हमेशा माइंड में सोचना होगा, एक जुनून पैदा होगा, एक जोश पैदा होगा। यदि आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो टैलेंट चल करके आएगा। कब तक टैलेंट नहीं आएगा? आप सिर्फ जोश और जुनून के साथ काम करें, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। और अपनी सोच को भी बदलना होगा। जैसे आप देखे होंगे, कहावत भी आती है कि सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। आप एक अच्छा सोचिए, आप एक अच्छा लक्ष्य को टारगेट करिए। अब इसी क्रम में हम अपने भूगोल के शिक्षक को आमंत्रित करेंगे, जो अपने विषय के रूप में किसी भी नाम के या किसी भी प्रकार के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने दम पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और इलाहाबाद तथा दिल्ली दोनों जगह अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से लोगों को सेवा भी दिए हैं। तो बहुत अच्छा है। जैसे आप देखते होंगे कि सिविल में ज्योग्राफी का भी रोल होता है, और उसके साथ साथ जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं तो उसके भौगोलिक स्थितियों का भी अध्ययन करते हैं। जब तक हम भौगोलिक स्थितियों के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसके व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसी क्रम में अपने भूगोल के शिक्षक को आमंत्रित कर रहे हैं। वह भूगोल के हमारे बीच हैं पवन राय सर, बहुत ही अच्छे मर्मज्ञ हैं। अब आप उनसे अपने विचार को, उनके विचारों को सुने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मित्रों, मैं पवन सर निर्माण IAS एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सर ने बताया भी, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा। जब तक आप एक लक्ष्य नहीं रखेंगे तब तक आपको सफलता अर्जित नहीं होगी। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो आप UPSC संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या अदर स्टेट
यूपीपीएस या बिहार पीसीएस है आपका, या उत्तराखंड, या जितने भी स्टेट हैं, जो भी आप लोकसेवा आयोग के जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो टारगेट है, मैं देखता हूं कि बच्चा अगर आईएएस दे रहा है तो यूपी पीसीएस या अदर स्टेट बिहार उत्तराखंड पीसीएस को भी जरूर टारगेट करता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम हैं सब प्रोवाइड कराए जाएंगे, और हमारी पूरी टीम ईमानदारी से आपके साथ लगी है, और हमारी जो प्लानिंग है आपके प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, सभी मुद्दों पर बातचीत करेगी। आज का जो पहला वीडियो है, आज का पहला वीडियो सभी टीचरों का इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों के सामने रूबरू होना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने ये निर्णय किया कम से कम अपना एक परिचय आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी जानकारी आपको आगे दी जाएगी उस पर डिटेल और विस्तृत विश्लेषण भी होगा। यहाँ तक कि सिलेबस के बारे में भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते भी हैं कि आईएएस या प्रारंभिक परीक्षा जो है या पीसीएस, आप देख रहे हैं कि सिलेबस अगर यूपी पीसीएस की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की बात किया जाए और संघ लोकसेवा आयोग की बात किया जाए, तो प्रारंभिक परीक्षा और मेंस की जो परीक्षा है लगभग सिलेबस आपका समान है। अगर यूपी पीसीएस आप दे रहे हैं तो अदर आपको स्टेट दे रहे हैं तो आपको स्पेशल उस स्टेट का आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी सिलेबस सब क्या है, सेम है। यूपी पीसीएस और आईएएस संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, बिहार पीसीएस जो है उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस एक है। तो उस पर आपको प्री और मेंस, जहां तक क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अगर प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस की बात करूं, संघ लोक सेवा आयोग जो आपका एग्जाम ले रहा है, वहां पर क्वेश्चन का फैक्ट की संख्या बहुत ही कम रहती है। आप देखेंगे 100 क्वेश्चन जीएस में जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फैक्चुअल कम है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। वहीं यूपी कमीशन की बात करें तो वहां पर फैक्ट पे भी जोर होता है, कॉन्सेप्ट पे भी जोर होता है। अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कम है, लेकिन सिविल की अगर आईएएस प्रॉपर बात किया जाए तो वहां पर फैक्ट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हम यहां पर आपको सिविल में आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, दोनों की तैयारी कराएंगे। प्री और मेंस दोनों पहलुओं पर विचार भी किया जाएगा, विस्तृत विश्लेषण भी किया जाएगा आपके साथ। आज केवल परिचय के रूप में, तो आप सभी लोग जो है कोशिश यही करिए कि इस चैनल के माध्यम से अधिक संख्या में आप जुड़िए, और जितनी भी जानकारी आगे आपको है, एडमिशन प्रोसेस क्या हमारा है, फीस क्या है, सब कुछ आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। मैं पवन राज सर आपको ज्योग्राफी, प्री और मेंस सभी मुद्दों पर बातचीत भी करूंगा। आज मेरा पहला इंट्रोडक्शन है, फिर मेरी अगली जो क्लास होगी वह पूरे सिलेबस की चर्चा होगी और स्ट्रेटजी के साथ कि प्री की तैयारी आप किस प्रकार करें और मेंस की तैयारी कैसे करें, और कुछ क्वेश्चन पे भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा प्री और मेंस दोनों को, कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उसका जवाब आप सही दे सकें, प्लस मेंस की तैयारी आप कैसे करें। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, पढ़ते तो बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन लिखने की बड़ी समस्या उनको होती है। यहां तक कि निबंध की भी जो तैयारी है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि साल भर 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है, वह निबंध भी नहीं लिखते हैं, जबकि 250 नंबर का आपका निबंध आ रहा है और निबंध की कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सोचिए, चलिए निबंध की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपका एग्जाम नहीं निकला, अभी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन बहुत बच्चे जीएस में जो प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे फर्स्ट पेपर आप देखेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी, सेकेंड पेपर आप देखेंगे पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, जस्टिस है, तो ये सब जो टॉपिक है। फिर थर्ड पेपर में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, साइंस टेक्नोलॉजी मिलेगा, फोर्थ पेपर जाएंगे इथिक्स मिलेगा, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जितने भी टॉपिक आपको प्री मेंस में जो मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लेखन शैली पर भी विशेष फोकस करना होगा, बिना लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें तो पहले मेंस आप देखते थे ऑप्शनल प्लस जीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब कहीं ना कहीं संघ लोक सेवा आयोग को पूरी तरह से यूपी पीसीएस भी फॉलो कर रहा है। और जहां तक रिजल्ट की बात किया जाए संघ लोक सेवा आयोग की, तो आप देखते हैं कि हिंदी मीडियम का ग्राफ जो है, सिलेक्शन का दायरा जो है कम होता जा रहा है। आखिर रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं जो है कोचिंग संस्थाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हिंदी मीडियम का जो ग्राफ गिर रहा है उसको भी हम लोगों ने ध्यान रखा, उसका हम लोगों ने विश्लेषण भी किया, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे कि क्या रीजन है कि हिंदी मीडियम का ग्राफ गिर रहा है। क्यों? एक अच्छे शिक्षक की कमी है। आप देखेंगे एक अच्छे शिक्षक की कमी है। वादे तो सभी करते हैं, निभाता कौन है ये निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे, जाने होंगे, देखे भी होंगे कि सिलेबस पूरी तरह से न पढ़ाया जाना, या फैकल्टी का कमजोर होना,
ये सब निर्भर करता है, बच्चा विश्वास करके जुड़ता है लेकिन बच्चे को सही प्रकार से न्याय नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से निर्माण IAS एकेडमी न्याय करेगा आपके साथ, और ये पूरी टीम की आशा भी है कि आगे आने वाला जो समय है, हिंदी मीडियम जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनका भी परचम लहराए। हिंदी मीडियम की जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, माध्यम, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम ही बहुत अच्छे स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम दोनों बच्चे अच्छे हैं, ऐसा नहीं। माध्यम की बात नहीं है, बात है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम से सेलेक्ट नहीं हो सकते, इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई अवरोध नहीं है। भाषा का ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी भाषा पकड़ नहीं, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भाषा आपकी चाहे जो हो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास नॉलेज कैसा है और कौन सा टीचर आपको किस प्रकार जो है गाइड कर रहा है। क्लियर? तो मैं अपनी बातों में यहीं पे विराम देता हूं। हमारी टीम में हिंदी अनिल सर हैं, वो आपको कुछ बताना चाहेंगे। आइए सर। क्योंकि PCS में भी और IAS में भी हिंदी का भी रोल है। PCS में जैसा कि ज़्यादा रोल है आपको सर बताएंगे भी, और IAS में भी आपको बताएंगे। TGT PGT के बारे में भी सर क्लास लेंगे, उसके बारे में भी आपको जरूर जानकारी देना चाहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IAS और PCS सिविल में जो CSAT में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हिंदी की। हिंदी आमतौर पर आपके सिविल एग्जाम में CSAT में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपको पास कराने में बहुत ही ज्यादा योगदान देती है। बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण योगदान तो नहीं होता, बशर्ते आपको जो उसमें पासिंग मार्क्स होता है, जो CSAT में आप GS में बहुत ही आसानी से, अगर आपकी अच्छे से स्ट्रेटजी है, तैयारी है, तो आप गेन कर ले जाते हो। मगर CSAT में यदि आप पास नहीं होते हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो GS का पोर्शन है वो आपका पूरी तरह से तैयार होता है, मगर CSAT जो होता है वहां पर आप उसमें थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और आप उस सिविल एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी नौबत ना आए, इसको ध्यान में रखकर हम आपको जो CSAT का एक पोर्शन हिंदी होता है, जो उसको हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप आसानी से CSAT गेन कर ले जाओगे। और जो आगामी लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें अधिकांशतः जो हिंदी है वो अहम भूमिका निभा रही है। जैसे UP SSSC हो गया, RO, इस समय जो आगामी एग्जाम है जो 13 सितंबर को होना था, अब किसी कारणवश 20 सितंबर को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस पेपर में भी हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उस महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसको हम आपको इस सरल सहज तरीके से समझाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी एक राजभाषा, एक मातृभाषा, और संविधान में तो वर्णित नहीं है कि इसका उल्लेख नहीं मिलता कि यह एक राष्ट्रभाषा है, बशर्ते फिर भी हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसको हम इतना सहज और इतना सरल ये कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट में हो जाते हैं कि हिंदी हमें क्या परेशान करेगी। जो जैसे कि कोई भी एग्जाम में, जो लोक सेवा के एग्जाम होते हैं, उसमें 30, 20, 50 जो भी प्रश्न आते हैं, और जब हम उसको अटेंड कर लेते हैं और जब अटेंड करके पूरे के पूरे प्रश्न आते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि जब लोक सेवा आयोग की आंसर की आती है तो पता चलता है कि जितना हमने प्रश्न किया है उसमें से 10 से 15 प्रश्न गलत हो जाते हैं। वो जो 10 से 15 प्रश्न आपके गलत होते हैं वही आपको बाहर कर देते हैं। उस सफलता में बाधक का कारण वही 10 से 15, ये कह सकते हैं कि आपके असफलता का कारण केवल एक प्रश्न होता है, बशर्ते आपका जो अति महत्वपूर्ण जो कारण है वो यह है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट में जी रहे होते हैं कि हिंदी हमारा क्या कर लेगा, हिंदी जो है बहुत हम आसानी से गेन कर ले जाएंगे, और यही जो ओवर कॉन्फिडेंट है आपको सफलता से बाहर कर देता है। तो इस
सफलता और असफलता के बीच में जो महत्वपूर्ण योगदान हिंदी का होता है, उसको हम आपको इस तरह, इस सहज रूप में समझा देंगे, पढ़ा देंगे इस निर्माण आईएएस प्लेटफॉर्म पे, कि आपको अन्यत्र कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ने की और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम आगे नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारे आगे क्लास लगेगी, उसमें हम आपको इसके बारे में सुचारू रूप से पाठ्यक्रम के बारे में और आगे भी जो भी होगी उसकी चर्चा करेंगे। आगे हम अपने चौधरी सर को हिस्ट्री के लिए आमंत्रित करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर। मित्रों, मैं एस.के. चौधरी निर्माण आईएएस एकेडमी से इस प्लेटफॉर्म से आपको पूर्ण रूप से सहज होकर स्वागत करता हूँ। अभिनंदन भी करता हूँ कि अब वह समय आ गया है। अभी तक निर्माण आईएएस वास्तव में देखा जाए तो पिछले 7-8 वर्षों से ऑफलाइन में कार्य कर रहा था। अब एक अवसर आया, दूसरा एक कोरोना का पीरियड था, जिससे कारण यह निर्माण आईएएस एकेडमी पूर्णतः ऑनलाइन से जुड़ न सका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूर्व में आए हुए सभी विषय विशेषज्ञ, जिन लोगों ने आपको पढ़ने की एक विशेष स्ट्रेटजी बताई, और सबके मूल में सिर्फ एक ही तथ्य था, और वो था, सबके मूल में सिर्फ एक ही तथ्य था, और वो तथ्य मात्र एक बिंदु पर केंद्रित है, और वो बिंदु है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। चूंकि मैं इतिहास का व्यक्ति हूं, और इतिहास अपने आप में जैसा कि कहा जाता है जाबाल उपनिषद में, इतिहास को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। निश्चित तौर पर चूंकि इतिहास का व्यक्ति हूं, इसलिए इतिहास की एक घटना आपके सामने उठाता हूं। एक बार हिटलर से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप लगातार सफल क्यों होते जा रहे हैं? तो हिटलर ने एक ही शब्द कहा था कि जब मैं आगे बढ़ता हूं तो पीछे लौटने के सारे मार्ग अपने आप समाप्त करता जाता हूं, अर्थात बम से उड़ाता जाता हूं। तो जब पीछे लौटने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जब पीछे लौटने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, तब एकमात्र विकल्प आपके पास है, और वह विकल्प है आगे बढ़ना। देखिए, मैंने प्रयागराज के बच्चों में एक देखा है कि आईएएस और पीसीएस में सफलता का जो रेशियो है वो काफी कम होता जा रहा है। इसके मूल में कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। कारण कि हम तैयारी आईएएस की करते हैं, पीसीएस की करते हैं, लेकिन अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी आता है तो हम वह फॉर्म डालने से भी नहीं हिचकते, अर्थात जो सबसे लोअर लेवल का पेपर होता है वह भी हम देने लगते हैं। तो एक साथ हम कई दिशाओं में चले जाते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आईएएस, पीसीएस, अर्थात हम रोजगार की तलाश में कभी अपने ध्यान पर पूरी तरीके से केंद्रित नहीं हो पाते। और जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं, तो जब आप अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इसमें इफ नो बट की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति लगातार सफलता की ओर बढ़ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में,
ऐसे सपने कभी मत देखिए जिनको देखने के बाद चैन की नींद आ जाए, बल्कि ऐसे सपने देखिए जिनको देखने के बाद आप चैन की नींद न सो सकें, जिनको देखने के बाद आप चैन की नींद न सो सकें। अगर आप ऐसे सपने देखेंगे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और सफलता का एकमात्र आलम्ब यही है कि आप अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए। और जब अपने लक्ष्य पर आप अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे तो सफलता आपकी तरफ दौड़ती हुई आएगी। सफलता ईश्वर के समान है और इसकी घोषणा है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं आठ, और जो तू कर्रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। जैसा कि मैं इतिहास का व्यक्ति हूं और इतिहास पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, इसमें हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजी होगी वो 3 बिंदुओं पर केंद्रित होगी। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है फैक्ट, तीसरा है ट्रिक। तो कॉन्सेप्ट का तात्पर्य है किसी भी चीज को हम लोग पूर्णतः कहानी के रूप में उसे पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे। दूसरे स्थान पर जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रश्न उठाए जाते हैं उन चीजों को हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे जो स्थान आता है वो है ट्रिक का, वो आता है ट्रिक का। और ये जो ट्रिक होती है, जिस चीज को आप भूलते हैं उस चीज को हम लोग ट्रिक बेस्ड भी पढ़ेंगे। तो सफलता के लिए इतिहास में 3 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड ट्रिक। मैं एकमात्र ऐसा शिक्षक हूं जो एक गाने के माध्यम से पूरा इतिहास पढ़ाता हूं। दिल्ली और इलाहाबाद के बीच का इकलौता टीचर। इसमें एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और थॉट, ये सभी चीजें एक गाने में समाहित हैं। और अगर इसकी विस्तृत व्याख्या की जाए तो लगातार 12 से 12.5 घंटे इसकी व्याख्या में लगते हैं। और अगर हम लोग, लेकिन यह क्लास आपको मिलेगा जब हम पूरा इतिहास एक बार पढ़ चुके होंगे। तो संपूर्ण विषय खत्म करने के बाद जो अंत में बचता है उस क्लास को मैं ब्रह्मास्त्र क्लास की संज्ञा देता हूं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उसे दिया जाता है जो अर्जुन बनने की भूमिका में हो। दुर्योधन को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया जाता। इसलिए इस देश की अस्मिता के प्रहरी, सभी प्रशासनिक अधिकारी जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं आह्वान करता हूं और सब लोग पूरे मन से हम लोगों के साथ आए और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को अपने जागृत आंखों से सफल होता हुआ देखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप वह सब प्राप्त करें जिसकी आपने कल्पना की हो। एक बात जो मैं आपसे निवेदित करना चाहता हूं और वो है, आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे मत जाइए। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे मत जाइए, लेकिन अपनी माता पिता की आत्मा को कभी मत दुखाइए। आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। तो बस इसी के साथ मैं निर्माण आईएएस एकेडमी की ओर से आप सभी का एक बार पुनः संस्थान से, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।